हमारे पास एक नया टॉपिक आ गया है, सीक्वेंस ऑफ है मेट्रिक स्पेस। ठीक है भाई, हमारे पास है सीक्वेंस ऑफ है मेट्रिक स्पेस। अब मैं आपको यहाँ कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखवाऊंगा। जैसे मैं बोलूँ कि सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है। फिर हमारे पास नेबरहुड पॉइंट क्या होता है, जिसे शॉर्ट में एनबीडी बोला जाता है ना। नेबरहुड पॉइंट क्या होता है। फिर मैं बोलूँगा कि भाई लिमिट पॉइंट बताइए, लिमिट पॉइंट क्या होता है। लिमिट पॉइंट का दूसरा नाम क्लस्टर पॉइंट या अक्यूमुलेशन पॉइंट है, ठीक है। फिर अकेला लिमिट क्या होता है, इन दोनों में भी फर्क होता है भाई, लिमिट पॉइंट में और लिमिट में भी फर्क होता है। इसके बाद मैं आपको बोलूँ कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बोलूं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। मैं बोलूं बताइए भाई डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती है। फिर मैं बोलूं भाई ऑसिलेटरी, एक हमारे पास ऑसिलेटरी सीक्वेंस होती है। तो ये सब हमारे पास छोटी छोटी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट सीक्वेंस है। तो इसकी सब सीक्वेंस क्या होती है, सब सीक्वेंस होती है। तो हमारे पास बाउंडेड हो जाता है। अब बाउंडेड हो जाता है तो हमारे पास बाउंडेड सेट क्या होता है, या फिर मैं बोलूं कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, या फिर मैं आपको बोलूं बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। फिर हमारे पास ऐसे छोटी छोटी काफ़ी सारी पॉइंट हैं। ड्राइव्ड सेट क्या होता है। अगर मैं सारी डेफिनेशन एक साथ लिखवा दूंगा तो वही बात है, आप मन मार के लिख जरूर लोगे, नोट्स भी तैयार कर लोगे, ये ऐसा होता है वो ऐसा होता है, बट अकॉर्डिंग टू मी आप उसे अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें जिस डेफिनेशन की जहाँ ज़रूरत होगी हम वहीं से काम में लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास प्योर बीएससी सेकेंड ईयर का मैटर है, ठीक है। ये बीएससी सेकेंड ईयर में आपने ज़रूर रियल एनालिसिस नाम से पढ़ा होगा, या फिर एमएससी प्री में ये टोपोलॉजी का मैटर है। पेपर सेकंड था होता है ना, रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। तो ये टोपोलॉजी में ये सारे वर्ड्स आपके कहीं ना कहीं पड़े हुए होंगे। आज हमें क्या करना है, इन सब सेट को, ये जितनी भी आप डेफिनेशन दिख रहे हैं, इनको हमें लेके चलना है सेम, बस किससे रिलेटेड, मेट्रिक स्पेस से रिलेटेड। यस, हमने सारी की सारी डेफिनेशन है इसको मेट्रिक स्पेस से होते हुए गुजार देंगे। तो टॉपिक वही है, सीक्वेंस हमारे पास वही है, बस किसके नज़र से देखेंगे, मेट्रिक स्पेस की नज़र से देखेंगे। अब मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा, सब छोटी छोटी बातें याद दिलाऊंगा, बट उससे पहले मैं ये बोलूं कि आपका ये बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ तो कहीं ना कहीं आपके साथ डायरेक्ट ना इंसाफी होगी। मैं तो चलो बता के निकल जाऊँ, और हकीकत भी सही है भाई, मैं तो गलत नहीं हूँ कि आपने पढ़ा है अप्लाई कर दिया होगा। अब मैं एमएससी प्री में बोलूँ तो उसमें भी आपने 50% सिलेबस की वजह से देखा भी नहीं होगा, या देखा होगा तो ऐसे पता है बस ऐसे ऐसे करके लिखना है। अरे बहुत बार ऐसे ऐसे काम चला है कि x नॉट लेस है एप्सिलॉन एवरीवेयर डेल्टा ग्रेटर 0, बस जैसे तैसे करके आप एग्जाम में लिख के आए थे, खुद को भी नहीं मालूम होगा कि आप क्या लिख के आए हैं। हकीकत यही है। तो अब जिन्होंने रियल एनालिसिस पढ़ी है, देखो एक तो ये बुक है अपनी इंग्लिश मीडियम की, तो जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड रहा है उन्होंने तो ये बुक जरूर देखी होगी, और शायद पढ़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। हिंदी मीडियम वालों ने हिंदी में देखी होगी, वास्तविक विश्लेषण नाम से, उनके लिए सारे नए नाम हैं। तो ये नाम है हमारे पास, अनुक्रम है, उपानुक्रम है, परिबद्ध समुच्चय है, ये प्रतिवेश बिंदु है, ये हमारे पास प्रतिवेश, ये हमारे पास बाउंडेड को क्या बोलते हैं, परिबद्ध अनुक्रम है। फिर ये हमारे पास सीमा बिंदु या गुच्छ बिंदु वगैरह बोलते थे, ये अभिसारी, अपसारी, दोलन अनुक्रम वगैरह नाम हुआ करते थे। पर खैर छोड़िए, पीछे की बातें छोड़िए, अब हम छोटी छोटी बात देखेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा है, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्यों ना हमें बीएससी सेकेंड ईयर की पता नहीं है, बट मैं साइड में लिख देता हूँ, फिर उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, मेट्रिक स्पेस के अंदर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशंस अगर हम देखें, सीक्वेंस क्या होता है, तो मैं आपको बहुत ही इजी सी लाइन में याद करवाऊंगा, ऐसे आपके सीक्वेंस बिल्कुल भी याद नहीं होगी। और कुछ बच्चों को पीछे के टॉपिक्स याद हैं तो उनको बहुत बहुत बधाई हो भाई, आपके याद हैं। तो मैं अपने तरीके से काम में लूँगा, ठीक है। अपना तरीका इसलिए आपके सूटेबल रहेगा कि जहाँ ज़रूरत पड़ी आप तुरंत उस चीज़ को अप्लाई कर सको, क्योंकि मेरा जहाँ तक टारगेट है मैं अपनी लैंग्वेज चेंज नहीं करता हूँ, ताकि आपको सब कुछ पढ़ा हुआ सा फील होने लग जाए, ठीक है। अब मैं जैसे ही सीक्वेंस बताऊँगा, पीछे क्लास में नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आप तो इतना सा याद रख लीजिए कि सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है भाई।
सीक्वेंस क्या होती है, तो बस सीक्वेंस ऐसे होती है, x बिलोंग n टू r। सिर्फ इतना सा याद रख लीजिए, ये x बिलोंग n टू r। आपको पता है लेफ्ट साइड इसकी क्या होती है, डोमेन होता है, और ये क्या होती है, हमारे पास ही रेंज होती है। ये डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर हो, यस, ये हमेशा क्या हो, डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर हो, ओके। और ये क्या हो, हमेशा रियल नंबर का सबसेट हो। अब मैं इंग्लिश में लिखूंगा भाई, सबसेट ऑफ ए रियल नंबर। सबसेट ऑफ रियल नंबर में कौन आ गया, एन भी सबसेट है रियल नंबर का, हमारे पास इंटीजर नंबर हैं वो भी है रियल नंबर का, पूर्ण संख्या है वो नंबर बोलते हैं वो भी सबसेट है। तो भले ही क्यों ना दोबारा एन जेड डब्ल्यू आ जाए, बट इसके डोमेन में हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर n होना चाहिए। रेंज में क्या आना चाहिए, सबसेट ऑफ ए रियल नंबर आना चाहिए, ठीक है। कैसे डिनोट करते हैं, x n से डिनोट करते हैं। इसको किस प्रकार से डिनोट करते हैं भाई, x n से डिनोट करते हैं, या कुछ इस प्रकार से भी डिनोट करते हैं, ये तरीका भी अपने सही है, ठीक है। कुछ इस x n के सेट का साइन लगा देते हैं, तो ये भी एक अनुक्रम है। तो बस सेकंड ईयर का आप इतना सा मैटर याद रखो कि कोई भी बोले कि व्हाट इज सीक्वेंस, तो आप ऐसे बोलोगे कि x बिलोंग कैपिटल n टू r, x बिलोंग कैपिटल n टू r। यहाँ जो भी मैपिंग निकाल के ले जाओगे, देखो बहुत कंफ्यूज करने वाली हो जाती है, जो भी x यहाँ मैपिंग लिखिए वो इधर होना चाहिए, n बोलोगे वो n इधर होना चाहिए नेचुरल नंबर के अंदर, यही हमारे पास है सीक्वेंस है। मान लो मैंने ऐसे बोल दिया कि f n टू r, हालांकि ऐसे लिखेगा नहीं, यहाँ कोई न कोई वर्ड लिख के देगा छोटे अल्फाबेट इंग्लिश के, क्योंकि f ऑलरेडी एक फंक्शंस बन जाता है, तो यहाँ हमारे पास f ऑफ n आ जाएगा। अगर मान लो लिख के ही दे दिया, ऐसा नेट गेट के एग्जाम में वो करता है। मान लो यहाँ दे दिया हमें छोटा सा y, तो यहाँ क्या आ जाएगा, छोटा सा y। यहाँ x दे दिया, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसे साइन लगाएगा, सेट का भी साइन लगा सकता है, या ऐसे भी लिख सकता है x ऑफ n। तो टॉपिक हमारे पास यही है, सीक्वेंस की डेफिनेशन यही होगी कि x बिलोंग्स n टू r। आज हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है, मैट्रिक स्पेस के अंदर। तो मैट्रिक स्पेस को हम कैसे लिखते हैं, xd। अब मैट्रिक स्पेस की याद करो, मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, x क्रॉस x टू r, मतलब वो आता तो रियल नंबर के अंदर ही है, वो आता तो हमारे पास रियल नंबर के अंदर ही है। तो अब हम इसकी डेफिनेशंस क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ ए मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन को, तो आप लिखिए कि जो आपको एग्जाम में इसकी डेफिनेशन लिखनी है, समझ गए ना। अब आपको पुरानी बात याद होगी कि हाँ अब ऐसे मत बोलना हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, अब आपका पढ़ा हो कि व्हाट इज सीक्वेंस, तो आप बोल देना x बिलोंग नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, ये सबसेट ऑफ रियल नंबर और ये नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसे इसको संकेत होता है। अब आगे क्या होता है वो भूल जाओ अब। तो इसकी डेफिनेशंस में हम क्या लिखेंगे कि ए फंक्शन, हालांकि मेरे पास फंक्शन से f बिलोंग लिखना चाहिए, बट मैंने पहले बता दिया f बहुत बार बाकी मैपिंग्स में लिख चुके हैं, सीक्वेंस के लिए कुछ नया कर लेते हैं। तो हमने लिखा कि ए फंक्शन से x बिलोंग नेचुरल नंबर n टू, अब r नहीं लिखेंगे, मैं कोई भी एक नया सिंबल ले लेता हूँ, a, आप b मत लेना यहाँ क्योंकि बॉल माना जाएगा, c मत लेना, d मत लेना, अपने आप डोमेन माना जाएगा, आप तो छोटे से a से ही लिख देना, ठीक है। तो ए फंक्शन से मतलब बुक्स में आपको कोई भी नया सिंबल दिख सकता है, तो हम अपने अपने अलग अलग सिंबल के हिसाब से लिखेंगे, सबका अपना वो होता है, पर पहचान क्या होनी चाहिए, सेट हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो हमने लिख दिया ए फंक्शन x बिलोंग n टू a, वेयर n क्या है भाई हमारे पास है सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, वेयर कैपिटल N इज इक्वल टू सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर। ए हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ R लिखता तो सबसेट ऑफ रियल नंबर, यहाँ मैं लिखता तो सबसेट ऑफ ए रियल नंबर, बट आज हमें इस सीक्वेंस को किससे ऐड करके चलना है, मैट्रिक स्पेस से। तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, मैट्रिक स्पेस है, और मैट्रिक स्पेस को कैसे डिनोट करते आए हैं हम, x से। तो सीधी सी बात है, x बिलोंग n टू, और ये हमने a ले लिया, a अपने आप ही क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस। अरे a क्या हो गया, सबसेट हो गया इस x का, इसी x का। तो हम लिखेंगे कि a फंक्शन हमारे पास है एक फंक्शन से x बिलोंग कैपिटल n टू a इज कॉल्ड सीक्वेंस, यस, इज सेड टू बी
इज said to be sequence of a metric space, sequence of a metric space। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, एक मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन कहलाएगी। और मेट्रिक स्पेस आते ही आप तुरंत ऐसे लिख देना अक्स डी। तो सीधी सी इसकी परिभाषा क्या होगी, ए फंक्शन से अक्स बिलोंग एन टू ए वेयर कैपिटल एन क्या है, सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर, एंड कैपिटल ए क्या, सबसेट ऑफ, रियल की बजाय आप क्या लिख दोगे, मेट्रिक स्पेस एक्स डी इज सेड टू बी सीक्वेंस ऑफ है मेट्रिक स्पेस। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हो कि चूंकि एक्स है वो बिलोंग करता है एन टेस्ट टू ए, और हकीकत में एक किसका सबसेट है, इसी एक्स का। हकीकत में एक किसका सबसेट है, इसी एक्स का। इसके लिए बताइए क्या आएगा, एन बिलोंग्स टू एन, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, अक्स है ना, तो अक्स ऑफ एन। ठीक है, अब यहां लिख लीजिए सीक्वेंस इज डिनोटेड बाई, सीक्वेंस इज डिनोटेड बाई, या तो आप ऐसे कर लीजिए या आप ऐसे कर लीजिए या फिर आप एक्स ऑफ एन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस इज डिनोटेड बाई एक्स एन, या फिर सेट का एक्स एन, या फिर एक्स ऑफ एन। अरे सीधी सी बात है, मैं बोलूँ एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, डैश 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 ऐसे दे दिया तो ये क्या मानी जाएगी, एक सीक्वेंस मानी जाएगी। या मैंने ऐसे लगा दिया एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, तो भी ये क्या मानी जाएगी, एक सीक्वेंस मानी जाएगी। या फिर मैंने इसके ये वाला साइन लगा दिया करली ब्रैकेट या मंझला कोष्टक, वो भी ये क्या मानी जाएगी, सीक्वेंस मानी जाएगी। तो सिंपल सी बात है, सीक्वेंस एक्स बिलोंग्स टू एन टू कैपिटल आर होता है जब बीएससी सेकेंडरी को अकॉर्डिंग पूछा जाए, और मेट्रिक स्पेस जोड़ दिया तो एक नया सिंबल ए दे के उसको बता दो ये सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस का है एक्स टी का। ठीक है, तो ये लो, इतनी सी बात को अपन ऐसे घुमा फिरा के लिख सकते हैं। अब मैं चाहता तो इस डेफिनेशन को, सुनिए ध्यान से, अगर मैं चाहता तो इस डेफिनेशन को इतने हार्ड तरीके से घुमा सकता था और आप चुपचाप लिख भी लेते, क्योंकि आपको पास कोई ऑप्शंस नहीं है ऐसी छोटी छोटी बातों का। बट अपना टारगेट यही है कि आप सिंपल तरीके से कोई चीज़ को सीखो, और मुख्य उद्देश्य ये नहीं कि मैंने इसकी डेफिनेशन से याद करवा दी है। मुख्य उद्देश्य क्या है, आगे जैसे ही थ्योरम में हमारे सीक्वेंस ऑफ मेट्रिक स्पेस नाम दिखेगा, हम तुरंत अप्लाई कैसे करेंगे उस चीज़ के ऊपर मेरा टारगेट रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। ओके, अब एक डेफिनेशन तो अपने पास ये होगी सीक्वेंस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस। तो छोटी सी परिभाषा है, अप्लाई कैसे करेंगे वो तो मैं आपको थ्योरम के अंदर ही बता पाऊंगा अच्छे से। अभी बता भी दिया तो भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, पर आजकल का हाइब्रिड ज़माना है, आजकल भैंस के आगे बीन बजाने से फ़ायदा होता है। सही बोल रहा हूँ मैं, शायद आप मेरी बात हल्के में ले लो, बट आज के टाइम के अकॉर्डिंग भैंस के आगे बीन बजाने में ही फायदा है। ओके, अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन अपन लिखेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, मैंने अभी अभी यहाँ कुछ नाम बताए थे जिसके अंदर मैंने कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस और ऑसिलेटरी सीक्वेंस, या अभिसारी, अपसारी और दोलनी अनुक्रम जैसे आपने नाम देखे होंगे, ये हमारे पास सिलेबस में है। डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी सिलेबस में नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना सिलेबस उठा के देखेंगे तो ये जो नाम दे रखा है ना सीक्वेंस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस, उसके जस्ट आगे कॉमा लगा के कन्वर्जेंट भी लिख रखा है, उसके बाद कोसी सीक्वेंस लिख रखा है। कोसी हम बाद में पढ़ेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ये ऐसा पेपर है, इसमें तौल तौल के कदम रखना पड़ता है कि कहीं हम ज़्यादा मैटर ना पढ़ लें। स्टार्टिंग में यूनिट आपको बोरिंग लगेगी, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पीछे से पलट के देखना सब कुछ क्लियर होता हुआ आएगा। या तो आपकी बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये पेपर, या बिल्कुल साफ मिलेगा, मज़ा आ जाएगा आपको भी कि हाँ कितना पढ़ा था वो सब गया। पर दोबारा पढ़ के देखोगे, लिखोगे, फिर हकीकत में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशंस क्या है, तो आपको इसकी डेफिनेशंस लिखनी है एग्जाम के अंदर, वो पूछे तब, है ना, कि ए सीक्वेंस, हमारे पास
एक सीक्वेंस है। अब बताइए सीक्वेंस को मैं एक्शन लिख के छोड़ सकता हूँ क्या? नहीं, या तो इस सिंबल में लिखूंगा या इस सिंबल में लिखूंगा या फिर मैं एक्स ऑफ एन लिखूंगा, है ना। तो सबसे सिंपल यही सिंबल ज़्यादातर काम में लेते हैं, दोनों साइड इनर प्रोडक्ट जैसा साइन लगा के कि ये सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। लिखना मत एक बार भाई, इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ, देखिए हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशंस क्या होती है कि ए सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ इट्स लिमिट पॉइंट, इफ इट्स लिमिट पॉइंट, इफ इट्स लिमिट पॉइंट इज इट्स लिमिट इज फाइनाइट नंबर, इट्स लिमिट इज फाइनाइट नंबर। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, आपको केवल देखना है एक बार कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशंस क्या होती है। तो ए सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ इट्स लिमिट इज फाइनाइट नंबर, इट्स लिमिट इज फाइनाइट नंबर। पहली गलती तो होती है आप यहाँ लिमिट पॉइंट लिख देते हो, तो जस्ट इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यही होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, जस्ट जो टॉपिक होगा गलती से बचने के लिए, भले ही अपने सिलेबस में वैसे सिलेबस में है, बट आपको जस्ट जैसे लिमिट लिखेंगे तो मैं उसके बाद तुरंत लिमिट पॉइंट लिख दूंगा ताकि आपको इस लिमिट में और लिमिट पॉइंट में डिफरेंस पता चल जाए। तो ये जो डेफिनेशन है ये तो है हमारे पास बीएससी सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग कि सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ इट्स लिमिट इज फाइनाइट नंबर। अब हमें क्या करना है कि ये वाली लाइन को हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड में लिखेंगे और साथ साथ कवर करके चलेंगे किसको, अपनी मेट्रिक स्पेस एक्स ऑफ डी को। अरे मेट्रिक स्पेस का मतलब इस एक्स और डी को भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। तब आप इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे, ए सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर 0। आगे ना वो बात जो मैं बताना चाह रहा था, एप्सिलॉन ग्रेटर 0 एवरीवेयर एन नॉट बिलोंग नेचुरल नंबर, एवरीवेयर एंड नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब ये डिपेंड करेगा एप्सिलॉन के ऊपर, ये हमारे पास डिपेंड करेगा एप्सिलॉन के अंदर, सच दैट ये हमारे पास बिलोंग करेगा इस एप्सिलॉन के ऊपर, सच दैट डी एक्स एन और एक्स नोट, डी एक्स एन और एक्स नोट इसकी वैल्यू होनी चाहिए एप्सिलॉन से छोटी। ठीक है, और एवरीवेयर एन है वो ग्रेटर होना चाहिए एन नोट से, एन है वो हमारे पास ग्रेटर होना चाहिए एन नोट से। तो यहाँ हमारे पास एक्स नोट है वो कहलाएगा, एंड ए पॉइंट एक्स नोट इज कॉल्ड लिमिट। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, लिमिट कहलाएगा। ध्यान देना, ओनली लिमिट, न कि लिमिट पॉइंट। किसके लिए, लिमिट ऑफ सीक्वेंस एक्स एन के लिए, ऑफ सीक्वेंस एक्स एन के लिए। और मैंने देखते ही देखते आपको कंफ्यूज कर दिया है ये लिख के। तो ऐसे से कुछ आपने देखा होगा किसी टाइम अगर आपने रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी भी पढ़ा है तो मैं एक बार फिर यही कहना चाहूँगा, अब ध्यान से देखिए कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस अब टोटल इंग्लिश मीडियम में चेंज हो गया है, तब तक आप फाइनल में आ चुके हैं, हैबिट हो चुकी होगी कि ये सीक्वेंस एक्शन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ इट्स लिमिट इज फाइनाइट नंबर। तो ये तो सेकंड ईयर की थी, बात यही है इसकी लिमिट को फाइनाइट बनाना है। बस इसको मैंने यहाँ से लैंग्वेज से हटा के एक फॉर्मूले टाइप में ढाल दिया, एक फॉर्मूले टाइप में ढाल दिया है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस को हमें इस मेट्रिक स्पेस के साथ ऐड करना है। तो देखिए मेट्रिक स्पेस हमारे पास क्या होती है, एक्स डी होती है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, डी एक्स वाई है वो चार कंडीशन ग्रेटर 0 इक्वल 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स बराबर वाई, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और चौथी प्रॉपर्टी हुआ करती थी मैट्रिक्स की, चाहे इसमें देख लीजिए और चाहे इसमें देख लीजिए। तो हमने क्या किया, और सीक्वेंस खुद क्या कहती है, अभी आपने एक सीक्वेंस जैसा वर्ड पढ़ा है, सीक्वेंस क्या कहती है, तो आपको तो ऐसे ध्यान रखना भाई ये एन से किस में चली जाए, ए के अंदर, और ए अपनी उस मेट्रिक स्पेस एक्स का सबसेट है। तो सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस, एन है हमारे पास नेचुरल नंबर, एन है हमारे पास नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमने अभी सीक्वेंस ऑफ मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी, ये हमारे पास मेट्रिक स्पेस ही खुद होता है। इन दोनों का कनेक्ट करके हमने यहाँ लिख दिया कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो व्हाट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस,
तो ए सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर 0। कुछ बच्चे एप्सिलॉन ऐसे लिखेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, दोनों ही सही हैं, बस आप ऐसे मत कर देना कभी ये लिख दिया कभी ये लिख दिया, है ना। तो आप इसको ऐसे रखना या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो, तो आपकी मर्जी, जैसा आपने लिख लिया। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर 0 एवरीवेयर एन नोट बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर के अंदर, भाई डोमेन के अंदर जाएगा, एवरीवेयर एन नोट बिलोंग करेगा। अब आप देखिए आपको ये साइन और ये साइन क्यों ना एक जैसे नजर आ रहे हैं, इसलिए आप एप्सिलॉन को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी चलेगा, एग्जामिनर इस बात के ऊपर बहसें नहीं करेगा। अब ये जो आपने लिखा है एन नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो इसका डोमेन किसके ऊपर डिपेंड है, रेंज के ऊपर, तो ये डिपेंड करेगा इसी एप्सिलॉन के ऊपर। तो ये हमारे पास इसी एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगा, सच दैट डी अक्स कोमा वाई। पहले ये देखिए डी अक्स कोमा वाई, यानी हमने इसको मेट्रिक स्पेस से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो अक्स की जगह तो हमने लिख लिया अक्स एन, वाई की जगह हमने लिख लिया अक्स नोट। ये वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए। अब साथ साथ ये जो नेचुरल नंबर लिया है सीक्वेंस एक्स एन है, ये एन ग्रेटर होना चाहिए एन नोट से। तो ये हमारे पास कहलाती है, ये डेफिनेशन हमारे पास कहलाती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। ये डेफिनेशन हमारे पास क्या कहलाती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। डेफिनेशंस में केवल इतना सा लिखना है। मैंने साथ ही क्या कर दिया कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होती है, तो ये एक अलग टॉपिक है। ये हमारे पास क्या है, एक ही अलग टॉपिक है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, और ये एक अलग टॉपिक है, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। तो सेकेंड डेफिनेशन आप लिखोगे लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। देखिए ध्यान से, दोनों डेफिनेशन आपके आमने सामने होंगी, इसलिए इनमें जो अंतर है वो पता चल जाएगा। ये ओनली लिमिट है और ये हमारे पास है लिमिट पॉइंट है, ठीक है। अब आप लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस की डेफिनेशंस कैसे लिखोगे, पहले तो इतना लिखोगे, फिर ये जो अक्स नोट है ना, यही हमारे पास लिमिट कहलाता है ऑफ सीक्वेंस अक्स एन के लिए। तो आप जस्ट कन्वर्जेंट सीक्वेंस के नीचे हेडिंग डालिए लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, पूरा तो ये बॉक्स लगाइए और फिर बताइए वेयर एक्स नोट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, और साथ साथ सीक्वेंस का सिंबल लिखते चलिए, ठीक है। अब ये सिंबल कैसे आया, ये सब हम थ्योरम्स के माध्यम से समझेंगे। यहाँ आपको सीधा सीधा बताने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बताया और साफ और 100% साफ। ऐसा नहीं कि हाँ आधा भूल जाओगे आधा याद रख लोगे, मैं दावे के साथ ये बात कह सकता, ठीक है। तो आप याद रखोगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, ए सीक्वेंस एक्स एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर 0 एवरीवेयर एन नोट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और ध्यान से देखिए एन है वो एन नोट से ग्रेटर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिंबल आप इसका उल्टा कर दोगे। तो ये जो पॉइंट एक्स नोट है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। तो अगर किसी थ्योरम में हमारे पास ऐसा नजर आ गया, अगर किसी थ्योरम में हमारे पास ऐसा नजर आ गया तो समझ जाना वो लिमिट है। तो लिमिट पॉइंट क्या है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो जस्ट कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बाद आपकी दूसरी डेफिनेशन आ ही गई, लिमिट ऑफ है सीक्वेंस, है ना। तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस की ही पूरी परिभाषा है। उसके अंदर जो अक्स नोट दिखाई दे रहा है वही हमारे पास है लिमिट ऑफ सीक्वेंस है, वही हमारे पास क्या है, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस है। तो तीसरी डेफिनेशन आपकी हो चुकी है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो अक्स नोट दिखाई दे रहा था वही। अब आप जस्ट हेडिंग डालो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, यस, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। तो अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आ गई लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस आखिर क्या होता है। तो हमने अभी अभी जो देखा एक्स नोट है वो तो लिमिट था, थोड़ा सा फर्क है, बस उसको महसूस करने का फर्क है। बाकी लिमिट पॉइंट ही लिमिट होती है, मतलब दो लिमिट पॉइंट अगर इक्वल आ गए तो वही लिमिट बन जाती है, बस उसको बोलने का नजरिया ही बदल जाता है, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ लिखिए, और साथ साथ हमें सीक्वेंस ऐड करना है, और ये सब किसके अंदर चल रहा है, मेट्रिक स्पेस के अंदर चल रहा है। ये हमें बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। तो आप लिखो ए पॉइंट, इसके डेफिनेशन में क्या लिखोगे, एक पॉइंट, उसी पॉइंट को ले लो, एक्स नोट इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। ये हमारे पास कहलाती है
लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस कब कहलाएगी? सीक्वेंस। और साथ साथ ये बता दो इन ए मेट्रिक स्पेस, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है भाई ताकि हम बेफिक्र रहें। इन ए मेट्रिक स्पेस एक्स एंड डी, मेट्रिक स्पेस से एक्स डी, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स, इफ एवरी नेबरहुड क्या होता है हमारे पास से, शॉर्ट में बोलते हैं भाई NBD, एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स नोट, यानी इसी पॉइंट एक्स नोट का कंटेन करे फाइनाइट नंबर के अंदर, ये हमारे पास है कंटेन्स करे इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस एक्स एन, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस एक्स एन, यानी हमारे पास जो एक्स एन है वो बिलोंग कर जाए बी एक्स नोट आर के अंदर, बी एक्स नोट आर के अंदर। और इसको मैं ओपन बॉल के माध्यम से समझा देता हूँ, ठीक है। इसको अपन क्या करते हैं, ओपन बॉल के माध्यम से समझा देते हैं। तो देखते ही देखते आपके साथ सामने फिर से एक हार्ड लैंग्वेज में एक डेफिनेशंस लिखी आ गई, मैं तो बोल के निकल जाऊंगा, बट आप देखते ही देखते रटते रहना। पर ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप सभी डेफिनेशंस को आमने सामने रखोगे और थ्योरम में हम अप्लाई करते चलेंगे, अभी आने वाली बहुत सारी थ्योरम में बार बार यही चलेंगे, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, मेट्रिक स्पेस, सीक्वेंस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस, तो आपका खूब दिमाग खराब होने वाला है। पर धीरे धीरे हम उन उलझनों से बाहर निकलेंगे, फिर पलट के देखेंगे तो काफ़ी हद तक आप समझ जाओगे, ठीक है। तो लिमिट ऑफ पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस में क्या आएगा कि ए पॉइंट एक्स नोट इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस इन ए मेट्रिक स्पेस एक्स डी, यहाँ तक तो सब ठीक ठाक है। इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स नोट कंटेन इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस एक्स एन। अब ये वाली बात यहाँ से समझ में नहीं आएगी कि नेबरहुड ऑफ एक्स नोट कंटेन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स इन ए सीक्वेंस, क्यों नहीं समझ में आएगी? क्योंकि इसके लिए मेरे को नेबरहुड ऑफ पॉइंट की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, फिर नेबरहुड पॉइंट्स में हमें ड्राइव सेट की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। तो अब आप एक बार ऐसे ही मान के चलना कि हाँ ऐसे डेफिनेशन होती है कि एवरी NBD ऑफ एक्स नोट कंटेन इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस एक्स एन। जहाँ हमें जरूरत पड़ेगी उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन ऑन द स्पॉट कर लेंगे, क्योंकि मैं ऐसे बोलूँगा कि मैंने लेक्चर नंबर 5 में बताया था, तो आप ऐसे बोलोगे हाँ बताया था बट क्या कुछ नहीं मालूम, है ना। अब मैंने ऐसे लिख दिया बी एक्स नोट आर, इसको मैंने क्यों लिख दिया, ऐसे समझिए कि हमारे पास एक बॉल है जिसकी रेडियस क्या है आर है, इसके अंदर पॉइंट है, x1 पॉइंट है, x2 पॉइंट है, x3 पॉइंट है, x4 पॉइंट है, xn पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट किसके अंदर आ गए, एक सीक्वेंस के अंदर आ गए। ओपन क्यों लिखा, क्योंकि नेबरहुड पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ओपन सेट से ये अपना ताल्लुक रखती है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसी को थोड़ा सा याद रख लेना कि जो सीक्वेंस एक्सएन है ये बिलोंग करेगी बी एक्स नोट और आर के अंदर, और इसी के पॉइंट से हमारे पास पॉइंट एक्स नोट है, ठीक है। तो नोट लगा के अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ, हालांकि बीएससी सेकेंड ईयर में एग्जाम्पल आपने खूब देखा होगा, एक स्टेटमेंट भी होता है जो हमारे पास CSI और नेट की एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, यस लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, अगर कोई लिमिट है सीक्वेंस की, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज ऑल्सो ए लिमिट पॉइंट, यस लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज ऑल्सो a limit point, but converse may or may not be true, ठीक है। but converse may or may not be, may पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, may not be true, ठीक है। कहने का मतलब हमारे पास है कि जो लिमिट ऑफ सीक्वेंस है ये 100% लिमिट पॉइंट देगा, बट लिमिट पॉइंट हमें लिमिट दे ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे, जैसे एक एग्जांपल के लिए समझिए, एक सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत बार आपने ये एग्जांपल देखा होगा, xn इज इक्वल टू -1 की पावर n है, xn इज इक्वल टू हमारे पास क्या है -1 की पावर n है। अब आपको ये पता ये n किस में जाता है,
तो ऐसे मत सोचना, पलटना भी मत, ये 100% नेचुरल नंबर में जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6। अगर आप 1 2 3 4 5 6 रखोगे तो आपके पास 1 आ गया तो ये माइनस का आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो प्लस का, 3 आ गया तो माइनस का, 4 आ जाएगा प्लस का, यानी ये कभी -1 होगा और कभी 1 होगा, इससे अलावा तो नहीं हो सकता। तो मैं बोलूं बताइए भाई इनके लिमिट पॉइंट कौन कौन से हैं, इनके लिमिट पॉइंट कौन कौन से हैं, तो आप बताओगे एक तो 1 है और एक दूसरा -1। हाँ, फिक्स तो नहीं है, अगर फिक्स एक पॉइंट आ जाता तब तो हम बोल देते। अब मैं बोलूं इसकी लिमिट बताइए क्या है, तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्यों? क्योंकि दोनों एक समान होने चाहिए। अगर यहां फिक्स हमारे पास आंसर आ जाता 1, देखो ओनली हमारे पास आंसर आ जाता 1 या ओनली आंसर आ जाता हमारे पास -1, तो हम 100% कहते हैं कि इसकी लिमिट होती है। तो ये इसकी लिमिट पॉइंट मतलब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट आएंगे, या तो 1 पे जाके गाड़ी रुकेगी या -1 पे, तो वो तो हो गए लिमिट पॉइंट ही। और ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि 1 इज नॉट इज इक्वल टू -1, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए मैंने लिखा है कि लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज ऑल्सो लिमिट पॉइंट, बट उल्टा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें क्यों बताने पड़े ये सब, ये लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, ये एक साथ इसलिए बताने पड़े क्योंकि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशंस के अंदर इंक्लूड होके आते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी, इसे आपको थोड़ा सा याद रखना है कि एवरी एनबीडी, आप नेबरहुड को याद रखना, एवरी एनबीडी ऑफ एक्स नॉट इज कंटेन इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस एक्शन, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस एक्स एन। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटी डेफिनेशन आ गई। अब जिस प्रकार से मैट्रिक की सब स्पेस बनती थी उसी प्रकार इसकी भी हम सब सीक्वेंस निकालेंगे। ठीक है भाई, जिस प्रकार हमारे पास मैट्रिक की सीक्वेंस बनती थी उसी प्रकार हम सीक्वेंस का भी सब सीक्वेंस निकालेंगे। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए सब सीक्वेंस। देखिए अब मेरे साथ साथ आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए सब सीक्वेंस। अब हमारे पास टॉपिक आ जाएगा सब सीक्वेंस। ठीक है, जैसे देखो मैट्रिक स्पेस में निकाला था, एक तो हमने लेक्चर 1 में पढ़ लिया था मैट्रिक स्पेस क्या होता है XD, तो तुरंत इसका हमने क्या किया, सब स्पेस ऑफ है मैट्रिक स्पेस। तो इसी प्रकार ये जो सीक्वेंस है इसकी हम सब सीक्वेंस निकालेंगे। तो ऐसे तो क्या होता है XN, ये तो होती है सीक्वेंस, तो पहले ही आप इसका सिंबल लिख लो एक्स ऑफ V ऑफ N, मतलब एक के नीचे एक। अगर ऐसे होगा तो ये हमारे पास एक सिंबल बन जाएगा सब सीक्वेंस का। डेफिनेशन में इसकी लिखवा दूंगा, बस ऐसे याद रखो एक्स V ऑफ N, और V भी हमारे पास क्या है इसका हम परिभाषा के अंदर इसका डिस्कस ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कुछ प्रॉब्लम आई होगी, थोड़ा बहुत 10% भी अगर समझ में आया है तो अपना धीरे धीरे आगे चल के काम बन जाएगा। और 10% क्या 50% तक तो समझ में आ ही गया होगा। 10% तो उसके समझ में आया जो डायरेक्ट अपने इसी पेपर से पढ़ने में बैठा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे कि सब सीक्वेंस क्या होती है। तो इसकी एग्जाम में डेफिनेशंस कैसे लिखनी है, तो आप लिखेंगे कि लेट एक्स एन, देखो ये तो सिंपल सी बात आप लिख ही दोगे, लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस, लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस, इन मेट्रिक स्पेस। अब देखो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, कैसे कि सीक्वेंस को ऐसे नहीं छोड़ना है, ये इसका सिंबल होता है। मेट्रिक स्पेस लिखते ही आप एक्स एंड डी लिख ही दोगे। तो हमने माना कि एक्स एन हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस है इन मेट्रिक स्पेस, एंड दूसरी सीक्वेंस है वी एन, एंड हमारे पास दूसरी सीक्वेंस वी एन है, और ये हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये हमारे पास स्ट्रिक्टली, ये भी समझाएंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, एंड वी एन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, ऑफ नेचुरल नंबर, ऑफ नेचुरल नंबर, ऑफ नेचुरल नंबर। और किस प्रकार से, जैसे V1 V2 V3 डैश 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 से Vn -1 Vn +1 डैश 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 से चलती ही जाएगी। तब ये हमारे पास
तब ये हमारे पास है देन अक्स ऑफ वी ऑफ एन, यस अक्स ऑफ वी ऑफ एन इज कॉल्ड सब सीक्वेंस। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, सब सीक्वेंस कहलाएगी, यस ये हमारे पास क्या कहलाएगी, सब सीक्वेंस कहलाएगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस एक्स डी एंड वी एन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, और स्ट्रिक्टली का साइन ये होता है लेस 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 लेस, देन एक्स वी एन इज कॉल्ड सब सीक्वेंस। ठीक है, अब मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ, हालांकि आपका पढ़ा हुआ है ये ग्राफ, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी की है उसको तो बहुत ही अच्छे से मालूम है। जैसे मैं बोलूँ कि कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, देखिए ध्यान से, कोई चीज़ हमारे पास से इंक्रीज हो रही है, तो हो सकता है वो ऐसे ही चली जाए कि पहले बढ़ी, फिर कुछ दिन रुकी, फिर भाव बढ़े, फिर कुछ दिन रुके, फिर बढ़े, फिर, या अगर गिरावट आ गई तो ऐसे ही आ गई, कुछ दिन गिरावट आ गई, कुछ दिन रुक गया भाव। मार्केट में किसी भी, जैसे शेयर बाजार में देख लो, कोई भी एक शेयर है उसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुआ, कुछ दिन रुका, फिर इंक्रीज हुआ, कुछ दिन रुका, फिर इंक्रीज हुआ, कुछ दिन रुका। ऐसे ही उल्टा भी हो सकता है, घट गया, फिर कुछ दिन रुका, फिर घट गया। जैसे पेटीएम का जो शेयर है आजकल ऐसे ही चल रहा है, लगातार किसी एक भी सिंगल डे नहीं बढ़ा। ठीक है, या फिर हो सकता है कोई चीज़ लगातार ऐसे बढ़ती जाए, या हो सकता है वो लगातार ऐसे गिरती जाए, तो इसको बोलते हैं, वैसे तो आपने वर्धमान ह्रासमान। अब आप बोलोगे सर ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले घटे फिर बढ़े, फिर घटे फिर बढ़े, फिर घटे फिर बढ़े, तो मैं आपको हिंदी में अगर इसके नाम बताने चाहूँ तो ये सिचुएशन तो आती है वर्धमान और ह्रासमान के लिए। ये वर्धमान, ये भी वर्धमान, ये वर्धमान, ये भी वर्धमान, ये ह्रासमान, ये ह्रासमान, ये आते हैं अधिकतम और न्यूनतम के लिए। अब इंग्लिश में बोले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये आते हैं हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए। अब अगर लगातार बढ़ रही है तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, यानी कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, लगातार गिरती हुई आनी चाहिए, लगातार गिरती हुई आनी चाहिए, या लगातार उसका क्या होना चाहिए, मतलब हिंदी में जो बोलते हैं ना लगातार वृद्धि हो रही है, उसी को बोल दिया इंग्लिश में कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। किसकी, नेचुरल नंबर की। किसका भाई, नेचुरल नंबर का। मतलब अगर मैं इसको एग्जाम्पल में समझाना चाहूँ कि मैं बोलूँ कि भाई हमारे पास एक सीक्वेंस है ना, देखो समझ के देखो, हमने जो सीक्वेंस पढ़ी है वो ऐसे पढ़ी है, अपने को पता है ये n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर के अंदर, है ना। तो जैसे मैंने बोल दिया कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस है x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, ठीक है। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है x से n, मान लो एक बार 1 से लेके ये 7 तक की रुक गई। अब मैं बोलूं सीक्वेंस का ही क्या उठाना है, हमें सब सीक्वेंस उठाना है, ऐसे समझ लो ना इसको, सीक्वेंस का ही क्या उठाना है, सब सीक्वेंस उठाना है। इसको मैंने Vn से डिनोट कर दिया और बताया Vn क्या है, x3, x4 और x5। अब मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या कि एक x3 उठा लिया, एक x7 उठा लिया, एक आगे का उठा लिया, उससे क्या होगी बीच बीच के पार्ट्स बच जाएंगे। और चूंकि नेचुरल नंबर है 1 2 3, 1 के बाद मतलब हर एक नंबर प्लस ऐड होता जाएगा, तो इसको हमने उठा लिया। अब ये क्या बचे 3 4 5, ये 3 ये 4 और ये 5, तो ये लगातार क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बस उसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया कि लेट xn be a sequence in metric space xd and vn is strictly increasing sequence of natural number v1 v2 v3 से vn minus 1 vn plus 1, then x vn is called subsequence। ठीक है, कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए यहाँ vn की जगह कोई भी नया सिंबल ले लिया जाता है, तो आगे नेट के में एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसे आता है, वो जानबूझ के इसको अक्स डैश ले लेता है। देखिए नेट के एग्जाम में कैसे करते हैं, सबसीक्वेंस के क्वेश्चन में जानबूझ के उसकी अक्स एंड डैश को क्या दिखा दिया, सबसीक्वेंस दिखा दिया। तो यहाँ बताइए क्या आएगा, अक्स डैश आ जाएगा। तो हम एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे कि अपन कर क्या रहे हैं, और ये हैंडराइटिंग में इतने छोटे लिखेगा कि हमें समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए मैं बीएससी सेकेंड ईयर की बुक के अकॉर्डिंग इसका सिंबल आप अब तक वी पढ़ते हुए आएंगे, तो हम इसका स्मॉल वी ही लेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में हमें सबसीक्वेंस को यहाँ कुछ और नया सिंबल देता है तो हम उसकी पालन करेंगे। हाँ, इसको बदल सकता है, इसको बदल सकता है, ये नहीं बदलेगा, क्योंकि हमेशा सीक्वेंस किस में होगी, डोमेन उसका नेचुरल नंबर में ही होगा, और वो कोशिश करेगा अक्स को अक्स ही रखे। हाँ, वी को छोटा वाई दे सकता है कि अक्स ऑफ वी ऑफ एन, उसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज वो कर सकता है। तो आपको डेफिनेशंस लिखनी है कि सबसीक्वेंस हमारे पास क्या होता है, तो इसका सिंबल होता है अक्स ऑफ वी एन।
ठीक है, और ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो ये थी हमारे पास छोटी छोटी सीक्वेंस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस क्या है, फिर मैं बोलूं हमारे पास सब सीक्वेंस क्या है। तो ये रही थी हमारे पास सब सीक्वेंस की डेफिनेशन। अब अगर मैं 2-4 डेफिनेशन और लिखवा दूंगा तो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, हालांकि आप पढ़ोगे क्योंकि आप समझदार बच्चे हो, अच्छे स्टूडेंट हैं। हल्के फुल्के बच्चे तो मैं खुद ही नहीं रखता, अपनी 6000 प्लस ही फीस है, तो इससे क्या है कि अपना कस्टमर स्मार्ट होता है, या अच्छे कस्टमर्स मिलते हैं, लोकल बच्चे नहीं मिलते कि 1500 में पढ़ने वाले, फिर वो कभी पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे। इसलिए मीडियम फैमिली से हूँ मैं, मीडियम सी फीस है, ना कम है ना बहुत ज़्यादा है। तो अब हमें छोटी छोटी कुछ डेफिनेशन हैं, जैसे बाउंडेड सेट की है, फिर हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि सब सीक्वेंस होगा। तो देखो अभी मैंने लिखवाया था x1 x2 x3 x4 x5 x6, ये सीक्वेंस का हमने ये उठा लिया था 3 4 5। अब देखो इधर से बाउंडेड है, इधर से बाउंडेड है, ये x2 से और x4 से। तो कहीं ना कहीं बाउंडेड सेट क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, इनकी हमें जब ज़रूरत होगी तब हम आपको बता देंगे। ठीक है, तब तक आप मुख्य रूप से 2 बातों का ध्यान रखेंगे, सबसीक्वेंस ऑफ ए मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन और कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। ये आपके ऑफिशियली सिलेबस में है। सीक्वेंस की डेफिनेशन के साथ सब सीक्वेंस की जरूर याद रखना, ठीक है। और अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन याद हो जाएगी तो उसके अंदर जो पॉइंट था, तो या ऐसे याद रखोगे ना कन्वर्जेंट सीक्वेंस को कि ये लेस है एप्सिलॉन से, है ना। तो ये जो पॉइंट है यही हमारे पास लिमिट कहलाता है, यही हमारे पास लिमिट कहलाता है। अगर ये डेफिनेशन याद नहीं रहती है तो कोई बात नहीं, रहने देना। मैंने तो कंपैरिजन में समझाया था ताकि आप गलती ना कर दो, क्योंकि इतनी हैबिट हो चुकी थी कि लिमिट आते ही हम लिमिट पॉइंट लिख देते हैं, तो उस गलती से बचाने के लिए मैंने ऐसा सब कुछ ही किया। ठीक है, तो ये था आज हमारे पास लेक्चर नंबर 5। उम्मीद है ये डेफिनेशंस आपको कुछ हद तक समझ में आई होंगी, कुछ हद तक आपने लिखी हैं, तो आपको हैबिट हो जाएगी धीरे धीरे अपकमिंग लेक्चर्स तक। तो अब जैसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर्स लिखेंगे उसमें ये जो डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी हैं इसको हम एक थ्योरम के माध्यम से अप्लाई करना सीखेंगे। तो आने वाला लेक्चर्स थोड़ा हार्ड होगा बाकी लेक्चर्स के कंपैरिजन में, हालांकि मैं कोशिश करूंगा उसे मैं इजी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर दूं। शर्त ये रहेगी कि ये डेफिनेशन से ज़रूर याद रखोगे और 2-2 बार 3-3 बार लिख के देखना, क्योंकि लिखने की क्षमता आप जानते होंगे। अगर अब तक आप साथ साथ लिखते आए हैं, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस की है, तो आप ही समझ सकते हो कि एक्चुअली लिखने की पावर क्या होती है। ठीक है, तो ये था आज हमारे पास लेक्चर नंबर 5। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में। जो थ्योरम होंगी वो इन्हीं से रिलेटेड होंगी, सीक्वेंस ऑफ मेट्रिक स्पेस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस या सब सीक्वेंस से रिलेटेड। ठीक है भाई।